गुड मॉर्निंग सभी साथियों। हमारा इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे से जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे और हम भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपकी एक सीट सुनिश्चित करें और हमारी टीम इस पर वर्क कर रही है। और आज से हम ज्योग्राफी के लेक्चर को एक सिस्टमैटिक वे में शुरू करने वाले हैं। जैसे हमने एक इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बात किया है कि हाँ कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हमारा एक व्यवस्थित रूप से सिस्टमैटिक रूप से आज ज्योग्राफी के क्लास शुरू होने वाला है। हम उम्मीद करेंगे कि जैसे ये क्लासेस पूरा जब क्लास हम ले लिए होंगे तो आप एक बेहतर स्थिति में होंगे और आप बहुत ही कॉन्फिडेंस लेकर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ऐसा मेरा आपसे वादा है। चलिए हम आते हैं अब लेक्चर की तरफ। जैसे इस ज्योग्राफी में इस ज्योग्राफी में कम से कम 6 से 7 सवाल जेएसएससी सीजीएल में पूछे जाने हैं। इसकी तैयारी हम अच्छे ढंग से करेंगे। जहाँ पर ज़रूरत होगा हम आपको कॉन्सेप्ट भी देंगे, जहाँ पर ज़रूरत होगा हम फैक्ट्स भी अवेलेबल कराएंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगा हम मैप के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से भी आप लोगों को याद कराने की, बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये ज्योग्राफी का हमारा पहला लेक्चर है, भूगोल का हमारा पहला लेक्चर है, तो सबसे पहला हमारा दिमाग में ये सवाल आएगा कि हाँ कि ज्योग्राफी जो है, जो भूगोल है, हम पढ़ते क्यों हैं और इसका इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस है क्या। एग्जामिनेशन को अगर साइड में हम रखें, उसके बावजूद भी ये हमारे लिए बहुत रेलेवेंस रखता है, बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है ज्योग्राफी। हर कॉमन मैन को जानना चाहिए, हर इंसान को जानना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास में क्या है, कैसे है, क्यों है। ये सारे चीज़ों का जवाब हमें ज्योग्राफी भूगोल में मिलता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे ये जो पिक्चर मैंने लगाया है, यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर हियर। इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि वी आर हियर। जैसे आप देखेंगे कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड पूरा अर्थ पे ही बेस्ड है, हमारा पृथ्वी पर है। ये पृथ्वी जो है वो हमारे एक, समझिए कि वो एक सोलार सिस्टम का हिस्सा है, सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल में आप देखेंगे कि सौर मंडल में सूर्य केंद्र में रहेगा और उसके आसपास प्लैनेट घूमते रहते हैं। वहीं उन्हीं में से एक प्लैनेट हमारा अर्थ है। जैसे आप देखेंगे कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स हैं। उन स्टार्स में से एक स्टार सन है और उसी सन को केंद्र में रखते हुए सोलार सिस्टम है और हमारा जो अर्थ है उसी सोलार सिस्टम का हिस्सा है, उसी सोलार सिस्टम का हिस्सा है और हम इस अर्थ पे रहते हैं। तो ज्योग्राफी में क्या होगा कि ये हम टोटल चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। जो भी चीज़ें मैंने बताया कि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स बना कैसे है, गैलेक्सीज क्या है, सन क्या है, स्टार्स क्या है, और उसके बाद है कि प्लैनेट्स क्या है। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनमें से हमारा जो प्राइम फोकस होगा वो हमारा अर्थ पे होगा, पृथ्वी पर होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर हम रहते हैं और पृथ्वी पर हम रहते हैं तो पृथ्वी के बारे में हम लोग पूरा जानेंगे कि पृथ्वी किस चीज़ों से बना हुआ है, पृथ्वी की बनावट कैसी है। पूरा पृथ्वी का डिटेल हम लोग इस ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप देखिए बहुत बड़ा यूनिवर्स है और उस यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है ये अर्थ, जिसे पृथ्वी हम कहते हैं, और इसी पृथ्वी पर हम रहते हैं। और ये सारी चीज़ों का जवाब हमें ज्योग्राफी में मिलेगा और हम लोग कंसेप्ट वाइज, फैक्ट वाइज हम लोग सारी चीज़ों को धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे। हम ये मानकर चलेंगे कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उन्हें ज़ीरो नॉलेज है ज्योग्राफी का। हम बिल्कुल आपको बेसिक से बताते हुए आपको कंप्लीट चीज़ बताने वाले हैं। जैसे ये देखिए कि ये सिलेबस है, जैसे हम लोग इस ज्योग्राफी में पढ़ने वाले क्या क्या है, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये हम देखेंगे। सबसे पहला ये है कि हम आप लोगों को ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी मतलब भूगोल का परिचय। इसमें क्या होगा कि टोटल चीज़ें हम देखेंगे कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, भूगोल का मतलब क्या होता है, भूगोल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ और अभी भूगोल की स्थिति क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग ज्योग्राफी में देखने वाले हैं। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द यूनिवर्स, सोलार सिस्टम एंड द अर्थ, मतलब ब्रह्मांड, सौर मंडल और पृथ्वी।
ये सारी चीज़ों को हम लोग सेकेंड चैप्टर में देखने वाले हैं। और इसी में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो अर्थ है या यूनिवर्स कह ले हम या सोलार सिस्टम कह ले, ये टोटल पृथ्वी, सौर मंडल, ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो बना कैसे, उसकी भी थ्योरीज और सिद्धांत हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। आगे देखेंगे हम लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब ये हुआ स्थल मंडल। मतलब ये है कि अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा अपने अर्थ पे फोकस को शिफ्ट कर देंगे कि पृथ्वी के बारे में जानना शुरू करेंगे। जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर जो भी हमारा सॉलिड पार्ट है, ठोस हिस्सा है, उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे सिद्धांत देखेंगे कि जैसे हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये सारी चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, ये सारी चीज़ आपको अच्छे से बताया जाएगा। लिथोस्फेयर में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके का चट्टान, किस तरह के रॉक हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, रॉक बना कैसे है, किस किस प्रकार के रॉक हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग लिथोस्फेयर में पढ़ेंगे। आगे है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में हम पढ़ेंगे। जो वायुमंडल हमें घेर कर रखा हुआ है, पूरे पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, उसका पूरा एक एक डिटेल हम लोग वायुमंडल में देखेंगे। और एटमॉस्फेयर में ही हम पढ़ने वाले हैं वेदर, क्लाइमेट मतलब जलवायु, और उसके बाद जो मौसम है वो सारी चीज़ों को, उसमें बादल भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स भी पढ़ेंगे, बादल के प्रकार भी पढ़ेंगे, सब कुछ हम लोग इस एटमॉस्फेयर में देखेंगे। आगे चलते हैं हम हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में जो जल मंडल है, हमें ये पता है कि जो हमारा पृथ्वी है वो अप्रॉक्स लगभग 71% जो है वो पानी से ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। इसीलिए हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो हम लोग हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली इसमें हमारा चर्चा जो होगा वो ओशन पे होगा, महासागरों पर होगा। महासागर में हम महासागर तरंग पढ़ेंगे। उसके बाद ये है कि हम ओशनिक बॉटम सरफेस पढ़ेंगे। मतलब ये है कि जो भी भूस्थल ओशन के अंदर में पाए जाते हैं उन्हें हम पढ़ने वाले हैं, ये हाइड्रोस्फेयर वाले टॉपिक में। आगे देखते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें क्या है कि हम लोग ये पढ़ेंगे कि पूरे अर्थ पे, पूरे पृथ्वी पर किस तरीके के लोग रहते हैं, पॉपुलेशन कैसा है, लोग कैसे रहते हैं। मतलब ये है कि किस तरह के ट्राइब्स रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं। और हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पास जो संसाधन है, रिसोर्सेज, स्पेशली मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, ये हम लोग वैश्विक स्तर पे पढ़ेंगे। ठीक है। आगे जो हमारा टॉपिक है, इससे यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। ठीक है। इसमें जब देखेंगे हम तो इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू इंडिया। मतलब भारत के बारे में हम जानेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसके पॉलिटिकल डिटेल को जानेंगे, राजनीतिक मतलब के विस्तार को जानेंगे, बल्कि हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया क्या है। ठीक है। उसके बाद ये है, जैसे इसमें क्या होगा कि हमारा लोकेशन क्या है, हमारा लोकेशन क्या है, हमारा स्थान क्या है, ये सारे डिटेल को हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडिया में। उसके आगे देखिए जियोलॉजी ऑफ इंडिया। मतलब ये है कि जो भारत में, ये हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब विविधताओं का देश है। तो ये विविधता हमें हर तरफ देखने को मिलता है। अगर हम भू आकृति की बात करें तो हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। अगर हम ट्राइब्स की बात करें, जनजातियों की बात करें, हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ है। रिलीजन की बात करें तो हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। अगर मिट्टी की बात करें तो विविधताओं से भरा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जियोलॉजी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। मतलब ये है कि भारत की जो मिट्टी है, भारत की जो धरती है, उसकी कैसी बनावट है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भूविज्ञान में। आगे देखिए, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में भी हम लोग डाइवर्सिटीज ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे कि इंडिया में जो है, कहीं पर आप देखेंगे कि नॉर्थ वाला जो रीजन है, जो उत्तर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर पहाड़ है। अब कहीं पर आप देखेंगे कि हमारे पास 2 आइलैंड्स भी है, द्वीप भी हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे कि कहीं पर क्या होता है कि सूखा आता है, कहीं पर बाढ़ आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें टोटल जितने भी तरह के फिजियोग्राफी है,
जो फिजियोग्राफी है इंडिया का, भारत का भौतिक विज्ञान हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। उसके आगे जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, भारत की नदियां जो है उसको बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद इंडिया का जो क्लाइमेट है, जलवायु जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें स्पेशली आप ऐसा समझ सकते हैं कि किस तरह का वन यहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर उनका विस्तार है, उस वन की क्या क्या खासियत है, मतलब कैसा कैसा क्षेत्र हमारे पास ये वनस्पतियों के क्षेत्र के दृष्टिकोण से, वन्य जीवन के दृष्टिकोण से पाया जाता है, वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट फॉरेस्ट। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सवाना, अगर सवाना रीजन इंडिया में है तो उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, आगे देखिए सॉइल्स ऑफ इंडिया। इसके बाद भारत का मृदा पढ़ेंगे, भारत की मिट्टी पढ़ेंगे। हमें पता है कि यहाँ पर बहुत तरह की मिट्टी पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ को पढ़ेंगे। इसमें हम डिटेल में ये भी थोड़ा देख लेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिट्टी बनता कैसे है। उसके बाद आगे देखेंगे मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पीटी में सवाल आता है। जैसे मतलब अभी हमारे जैसे सीजीएल वाले एग्जाम में भी यहाँ से सवाल आने की पूरी संभावना है कि कहाँ पर किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारा डिटेल हम देखेंगे। कुछ को हम लोग मैप के माध्यम से करेंगे और कुछ को हम लोग कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से करेंगे। आगे देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत में विनिर्माण उद्योग, इंडस्ट्रीज के बारे में भी हम लोग देखेंगे। इंडस्ट्रीज जो है इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, ज्योग्राफी का भी पार्ट है, हम लोग ज्योग्राफी में भी इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसमें क्या है कि हम लोग देखेंगे जैसे भारतमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। हाईवेज, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे, वो सारी चीज़ों को हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में देखने वाले हैं। आगे देखिए पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया में स्पेशली हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग सेंसस 2011, सेंसस जो है जनगणना 2011 वाला, वो हम लोग देखने वाले हैं इसमें। और इसके बाद ये है कि हम लोग ये देखेंगे कहाँ पर कौन सा ट्राइब्स पाए जाते हैं, मतलब कौन सा जनजाति कहाँ पे पाए जाते हैं, पूरा पॉपुलेशन को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं इसमें पीपल ऑफ इंडिया में। ठीक है, लिटरेसी कितना है, ये सारा साक्षरता दर कितना है, ये सारा हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो ये एक हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होने वाला है, ये हमारा एक विस्तारित लेक्चर होगा। आपको इस ये लेक्चर से मैं अश्योर करता हूँ कि जितने भी सवाल ज्योग्राफी से आने वाले हैं वो सारे को आप करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे आप देखिएगा कि इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी, भूगोल का परिचय। सबसे पहले यह है कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, मतलब भूगोल को एक विषय के रूप में आप कैसे देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप ये बताइए कि ज्योग्राफी में हम पढ़ते क्या हैं। तो कहीं कहीं पर इसका डेफिनेशन ये दिया रहता है कि ज्योग्राफी मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, मतलब ये हुआ कि हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं कि पृथ्वी कैसे बना हुआ है, पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, पृथ्वी के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, एटमॉस्फेयर से बाहर जो स्पेस है, यूनिवर्स है, वो कैसा है, वो सारी चीज़ों को हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। लेकिन ज्योग्राफी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड डिसिप्लिन है, एक समझिए आप ये कह सकते हैं कि ये विविधता भरा एक सब्जेक्ट है जिसमें क्या होगा, फिजिकल ज्योग्राफी होगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ की बनावट कैसे है। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, तो हम इसी ज्योग्राफी को, इसी भूगोल को हम इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देंगे। सोशल ज्योग्राफी है तो हम इस ज्योग्राफी को सोसाइटी के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। सबसे पहली बात यह है कि भूगोल ही हमें इस बात का जवाब देता है कि किसी भी जगह पर ऐसे लोग क्यों हैं और ऐसी व्यवस्था क्यों है। जैसे मानिए वहाँ पर ऐसा पेड़ पौधा क्यों है, ऐसे जानवर क्यों है, ऐसी मिट्टी क्यों है, ऐसा फसल क्यों है, ये सारा का आंसर हमें ज्योग्राफी भूगोल से ही मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, ज्योग्राफर्स एक्सप्लोर बोथ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ सरफेस एंड द ह्यूमन सोसाइटीज स्प्रेड अक्रॉस इट। तो जो ज्योग्राफर होते हैं, जो भूगोल शास्त्री लोग होते हैं, वो लोग जो है जो अर्थ का सरफेस है, पृथ्वी का जो सतह है, उसके बारे में भी भौतिक रूप से उसकी अध्ययन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ह्यूमन सोसाइटीज वहाँ पर है, जो मानव सभ्यता आप कह सकते हैं, जो वहाँ पर निवास कर रहा है, उसका कारण क्या है, आखिर मानिए उसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से भौगोलिक कारक हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर है,
उसे ज्योग्राफर डिफाइन करते हैं, मतलब इसका भी आंसर हमें ज्योग्राफी से मिलता है। आगे देखिए, अगर मानिए किसी जगह का, अगर आप ये मान लीजिए किसी भी जगह पे कोई चीज पाई जा रही है, कोई वस्तु पाया जा रहा है, कोई जानवर पाया जा रहा है, कोई मिनरल्स या खनिज पाए जा रहे हैं, चाहे आप मानिए कोई भी जनजाति पाए जा रहे हैं, कोई भी वन पाया जा रहा है, तो वहां पर क्यों है, मतलब यह है कि वाई दे आर फाउंड देयर, वहां पर क्यों है, हाउ दे डेवलप एंड चेंज ओवर टाइम, और वो किस तरीके से समय के बदलने के साथ साथ वो अपना विकास किए हैं, ये सारा चीज हम ज्योग्राफी में देखने वाले हैं। जैसे आप यहां पर देखिए, फर्स्ट पार्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे ना, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो स्पेशली हमारा फोकस पूरे अर्थ पर होगा, पूरे पृथ्वी पर होगा, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हमारा फोकस पूरा पूरा इंडिया पे चला आएगा, भारत पे चला आएगा, ठीक। आगे देखिए, इसी चीज को हमने हिंदी में यहां पर लिखा है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेगा, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जैसे ठीक है, ज्योग्राफी आज एक सब्जेक्ट के रूप में अपने आप को डेवलप तो कर लिया है, भूगोल जो है एक अलग विषय के रूप में अपनी पहचान रखता है, लेकिन उसकी भी कुछ अपनी एक हिस्ट्री होगी कि हाँ, कि वो ज्योग्राफी आखिर कब से शुरुआत हुआ, ठीक है। मैन वुड बी क्यूरियस, मैन जो इंसान है वो जानने के लिए तो इच्छुक होगा ही, जो भी ज्योग्राफिकल फिनोमेना, जो भी भौगोलिक क्रिया हो रहा है, जो भी भौगोलिक क्रिया हो रहा है, उसे जानने के लिए मनुष्य तो बेचैन होगा ही, लेकिन आखिर कब से ज्योग्राफी के रूप में ये प्रयास शुरू किया गया, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपको आंसर, क्योंकि ये यहाँ से भी पीटी में सवाल बन सकता है, यहाँ से भी आपको इस एग्जामिनेशन में सवाल बनने के चांसेज हैं, इसलिए कि मैंने जो भी कंटेंट डाला है वो कंटेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे देखेंगे और इसे बार बार याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप फैक्ट्स के बेसिस पे ही अल्टीमेटली एग्जाम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे ज्योग्राफी का विकास हुआ कैसे है। तो सबसे पहला देखिए, इन द ऋग्वेद, द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टार्स। तो यहां पर जो हमें नोट डाउन करने वाली चीज है, जो यहां पर नोट डाउन करने वाला चीज है, सबसे पहला है, जो सबसे पहला है वो ये है ऋग्वेद। मतलब ये है कि जो ऋग्वेदा है, जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड है, विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक है ऋग्वेद, उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टार्स दिया हुआ है, मतलब कि तारों का वर्णन दिया हुआ है। तो ये सबसे पहला फैक्ट है कि जो हमारा ऋग्वेद है, मतलब समझिए कि वैदिक काल में भी ज्योग्राफी अपना अस्तित्व बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले ये है कि ऋग्वेद जो है वहां पर जो है स्टार्स, तारों का वर्णन दिया हुआ है। लेकिन जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, मतलब जो भारतीय ज्योतिष है, उसकी शुरुआत बुद्ध के पीरियड में हुआ, महात्मा बुद्ध के पीरियड में हुआ 600 BC में, ठीक है। आगे देखिए, ऋग्वेद ऑल्सो डिस्क्राइब्स द 5 सीजन्स इन इंडिया। जो ऋग्वेद है वो भारत में 5 ऋतुओं के होने का वर्णन करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन वर्णन करता है, तो ऋग्वेद करता है। कितने सीजन का वर्णन करता है, तो 5 सीजन का वर्णन करता है, ठीक है। आगे देखिए, आर्यभट्ट, सभी ने नाम सुना होगा, ये भी इंडियन मैथमेटिशियन, और आप ये कह सकते हैं कि इंडियन उस समय के साइंटिस्ट भी आप कह सकते हैं। तो आर्यभट्ट इन हिज फेमस बुक, सबसे पहले नोट करने वाली ये चीज है कि आर्यभट्ट की एक फेमस बुक है आर्यभाटियम। आर्यभाटियम में आर्यभट्ट ने यह कहा कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो गोल है, और ही कैलकुलेटेड इट्स सरकमफरेंस। मतलब आर्यभट्ट जो है, उन्होंने ये कहा कि जो पृथ्वी है वो गोल है, और वो पृथ्वी के परिधि को भी मेजर किए थे, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा नाम आएगा ब्रह्महीर का। ब्रह्महीर जो है, उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में,
जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। ये हम लोग देखेंगे कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं तो हम लोग सीक्वेंस वाइज चलते हैं। ब्रह्ममिहिर ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। ये भी आपको याद रखना है, सूर्य सिद्धांत। ठीक है। जो ब्रह्मगुप्त है उन्होंने सिद्धांत एंड खंड काव्य नाम की 2 पुस्तक लिखे हैं। दोनों का नाम आपको याद रखना है, सिद्धांत एंड खंड काव्य। ठीक है। ही वॉज फर्स्ट टू स्पीक अबाउट ग्रेविटी। मतलब ब्रह्मगुप्त है, एक जगह ये क्वेश्चन आया भी है कि कौन से इनमें से थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण को सबसे पहले इमेजिन किया, गुरुत्वाकर्षण का कंसेप्ट सबसे पहले किनके दिमाग में आया, तो उसका आंसर है ब्रह्मगुप्त। देखिए ब्रह्मगुप्त ने मच बिफोर न्यूटन से काफी पहले उन्होंने ये बता दिया था कि पृथ्वी के पास एक शक्ति है जो सारे पदार्थों को, सारे वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, और उस शक्ति को हम गुरुत्वाकर्षण का बल बोल सकते हैं। जैसे आप ये देखिएगा तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि हु वॉज फर्स्ट टू स्पीक अबाउट ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताने वाले सबसे पहले कौन थे, तो आंसर होगा ब्रह्मगुप्त। ठीक है। तो यहां से बहुत सारा आपको फैक्ट मिला है, वो कहीं पर नोट डाउन करेंगे, याद रखेंगे। अगला नाम आएगा, हम लोगों ने देख लिया, आर्यभट्ट को देख लिया, ब्रह्मगुप्त को देख लिया, ब्रह्ममिहिर को देख लिया, और ऋग्वेद वाला फैक्ट्स को हम लोगों ने देख लिया कि ऋग्वेद में क्या था कि भारत में 5 सीजन होने की बात, 5 ऋतुओं को होने की बात कही गई। ठीक है। अब अगला नाम आता है भास्कराचार्य का। ये भी एक भारतीय थे। भास्कराचार्य ने कौन से बुक लिखे, सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल। ठीक है। ये दोनों बुक का नाम आपको याद रखना है। आगे देखिए, अब एक क्वेश्चन आता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, मतलब भूगोल के जनक कौन है। तो कहीं कहीं पर आपको आंसर देखने को मिलेगा इराटोस्थीनिस, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा हिकाटियस। दोनों ही आंसर सही है। ठीक है। जहां पर ऑप्शन होगा आप इराटोस्थीन को लगा सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि हिकाटियस जो है इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। अगर कहीं पर क्वेश्चन आता है तो आप ये दोनों को आप मान कर चल सकते हैं कि दोनों फादर हैं, जनक हैं। हिकाटियस इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। इनका एक बुक है जेस पीरियडोस। ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा जेस पीरियडोस, जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का वर्णन। ठीक है। उसके बाद है इराटोस्थीन जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले इक्वेटर के लेंथ को, इक्वेटर की लंबाई को मापने का काम किया और उसके परिधि को भी मापने का काम किया। आपने देखा होगा। ठीक है। आपने देखा पीछे में कि आर्यभट्ट है, उन्होंने भी सरकमफ्रेंस को मेजर किया था। ठीक है। आगे देखिए, तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, हिकाटियस एंड इराटोस्थीनिस। अगला नाम एरिस्टोटल का आता है। एरिस्टोटल का नाम आप लोग सब लोगों ने सुना होगा। एरिस्टोटल जो है वो एक पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने ये बताया कि जो अर्थ का शेप है, पृथ्वी का जो शेप है वो स्फेरिकल है, गोल है। वो किस बेसिस पे बताया? रीजनिंग के बेसिस पे। जैसे होता है ना कि हाँ, कि उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स लगाया, कुछ रीजनिंग लगाया, और रीजनिंग लगाने के बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी का जो शेप है वो गोल है। ठीक है। अगला बस आपको ये याद रखना है कि एक प्लिनी थे, प्लिनी ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिका।
देखिए ये जो जेएसएससी का एग्जामिनेशन है ना, वो फैक्ट बेस्ड प्लस कंसेप्ट बेस्ड होने वाला है, इसलिए हमने अपने पूरे स्लाइड्स में, अपने पूरे क्लास में आपको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स देने की कोशिश करेंगे और कंसेप्ट तो देंगे ही आपको, ठीक है। आगे देखिए 14th सेंचुरी में, मतलब 14वीं शताब्दी में, टॉलमी propounded the theory that earth was the center of the universe। आज के समय में यह कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन उस समय इतना ही सोच लेना काफी था। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड के सेंटर में अर्थ है, पृथ्वी है, और सन जो है, जो सूर्य है, वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ये किसका कहना था? टॉलमी का, ठीक है। लेकिन एट दैट टाइम दिस वाज अ daring call from Ptolemy to say that the something is at center and something is revolving around it। मतलब कुछ केंद्र में है कोई चीज और कोई चीज उसके आसपास घूम रहा है। भले ही उन्होंने गलत बताया कि सन अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन फिर भी उस समय इतना कॉन्सेप्ट दे देना काफी था, इसलिए टॉलमी का नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके आगे देखिएगा इन 1543, मतलब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं 14th सेंचुरी से, तो कॉपरनिकस ने यह कहा कि सन इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। जो सन है, जो सूर्य है, वो ब्रह्मांड के सेंटर में है, अर्थ नहीं है। जैसे टॉलमी ने यह बोला था कि जो ब्रह्मांड के सेंटर में अर्थ है, तो आगे चलकर कॉपरनिकस ने बोला कि ना, ये गलत है, अर्थ जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है, बल्कि सन यूनिवर्स के सेंटर में है, ठीक है। और यही निकोलस कोपरनिकस ने ही सबसे पहले यह बताया था कि जो अर्थ है रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, कि जो हमारा पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल कक्ष में घूमता है। ये बताने वाले सबसे पहला व्यक्ति कोपरनिकस ही थे। देखिए केपलर, आगे चलकर केपलर ने यह कहा कि ठीक है, एक ने तो यह कह दिया कि ठीक है कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स के सेंटर में है, अगले ने यह कहा कि सन है वो यूनिवर्स के सेंटर में है, लेकिन केपलर ने यह कहा कि ठीक है कोपरनिकस तो सही बोल रहे हैं, लेकिन सन जो है वो सोलार सिस्टम, सौर मंडल के केंद्र में है, न कि यूनिवर्स के केंद्र में, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे तो ये चीज हम लोगों को जानने को मिलेगा कि आज जो हमारे पास थ्योरीज अवेलेबल है, जो सिद्धांत अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर अगर हम देखें तो ये होगा कि जो हमारा अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। और जो हमारा सूर्य है वो हमारा जो गैलेक्सी है उसको जिसे हम तारामंडल कहते हैं, जो हमारा गैलेक्सी है आकाश गंगा, उसके सेंटर के अराउंड जो हमारा सूर्य है वो घूम रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा सौर मंडल जो है, जो सोलार सिस्टम है, वो पूरा का पूरा जो है वो गैलेक्सी के सेंटर, जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी आकाश गंगा है, उसके सेंटर के अराउंड घूम रहा है। तो अब जो हमारे पास स्थापित तथ्य है वो ये है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, और पूरा जो सोलार सिस्टम है, सन को भी अगर हम लोग शामिल कर लेते हैं, सन और पूरा जो भी सोलार सिस्टम है, वो जो हमारा गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी आकाश गंगा, उसके चारों ओर घूम रहा है। आगे हम लोग इसको और देखेंगे अच्छे से। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना कि अभी पूरा टॉपिक के डिटेल में जाने से पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजीज, कुछ शब्दावलियों को हम लोग देखते हुए चलते हैं, तब हमारा आगे चलकर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब हम बात करेंगे कि हाँ कि हमारा यूनिवर्स का ऑरिजिन कैसे हुआ, हमारे ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यूनिवर्स होता क्या है, मतलब ब्रह्मांड होता क्या है। अगर हम ये बोले कि अर्थ हमारा प्लैनेट है, मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है, तो आपके दिमाग में सवाल आएगा ग्रह होता क्या है। हम इसीलिए क्या करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज को पहले डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम डिटेल टॉपिक में जाएंगे। सबसे पहला ये है कि हम लोग ये जानेंगे कि यूनिवर्स होता क्या है। यूनिवर्स को हम लोग हिंदी में ब्रह्मांड बोलते हैं। जैसे देखिए, द टोटलिटी ऑफ एनीथिंग दैट एग्जिस्ट्स, अगर मानिए दुनिया में अगर कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, टोटल चीजों को जमा कर दें, तो हम कहेंगे कि ये यूनिवर्स है। मतलब समझिए आपको छोटा सा अगर स्पेस में, अंतरिक्ष में एक धूल भी है,
और बड़ा से बड़ा अगर मानिए कि सन भी है, और मतलब कि समझिए कि जितना भी कुछ अस्तित्व में है वो सारे चीज़ों को जोड़कर हम ये कहते हैं कि ये यूनिवर्स है। मतलब जो कुछ भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिवर्स ब्रह्मांड का हिस्सा है। आप इतना ही समझेंगे यहाँ पे। जैसे मानिए यहाँ पे लिख रहा है टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, मतलब जो कुछ भी अस्तित्व में है वो यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसमें फिजिकल मैटर मतलब ये होगा भौतिक पदार्थ, जो भी देखने लायक, छूने लायक वस्तु है वो सारी चीज़ों को मिलाता हुआ, उसके साथ साथ एनर्जी मतलब कि ऊर्जा, जितना भी ऊर्जा उपलब्ध है वो सारे को हम यूनिवर्स का हिस्सा मानते हैं। प्लैनेट, ग्रह हो गया, तारा हो गया, तारामंडल हो गया, और उसके बाद ये है कि दो गैलेक्सीज के बीच में, दो तारामंडल के बीच में जो कुछ भी मौजूद है, मतलब शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा हो, चाहे वो पदार्थ हो, वस्तु हो, ऊर्जा हो, जो कुछ भी मौजूद है वो सारे को हम यूनिवर्स के कैटेगरी में, ब्रह्मांड के डेफिनेशन में, परिभाषा में रखते हैं। आगे देखिए कॉस्मोलॉजी, इसे हम हिंदी में ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। कॉस्मोलॉजी अगर आएगा कहीं पर तो हम ये कहेंगे कि कॉस्मोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। आगे देखिए गैलेक्सी, ठीक है। अब हमको थोड़ा सा दिमाग को ऐसे फिट करते हुए चलना है कि जैसे आप ये मानिए कि यूनिवर्स में तो टोटल चीज आ गया, ठीक है, जो कुछ भी मौजूद है, चाहे मानिए कि कोई और एक प्लैनेट हो, चाहे कोई और एक गैलेक्सी हो, चाहे कोई और एक स्टार हो, चाहे कोई और कुछ भी हो, वो सारा चीज गैलेक्सी यूनिवर्स में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अब देखेंगे आप कि यूनिवर्स के बाद हम लोग गैलेक्सी का नंबर लाए हैं, गैलेक्सी जिसे हम तारामंडल कह सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि गैलेक्सी होता क्या है, आप नाम सुने होंगे, आज जानिए कि गैलेक्सी होता क्या है, ठीक है। वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स, मतलब यूनिवर्स है, उसमें आप समझिए कि बिलियन ऑफ स्टार्स हैं, तारे हैं, वो जो एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण के बल से जुड़े हुए हैं और आपस में मास का, एनर्जी का एक्सचेंज कर रहे हो, तो हम ये कहेंगे कि वो गैलेक्सी है। मतलब कि बहुत सारा बिलियन ऑफ स्टार्स के समूह को हम गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कि मिल्की वे गैलेक्सी है, जैसे एग्जाम्पल ये है, देखिए इसमें क्या है कि तारा के अलावा जो कोई भी डस्ट पार्टिकल होगा, धुंध होगा, जो कुछ भी समझिए कि गैसेस पार्टिकल होगा, वो सारा एक मानिए कि जैसे आप मानिए कि बहुत सारा तारा है, वो एक सिस्टम बनाया है आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण बल से, अगर मानिए कि अपने आप को जोड़े हुए हैं, इसमें कोई गैस पार्टिकल भी है, कोई मानिए डस्ट पार्टिकल भी है, वो सारा एक सिस्टम बनाएगा। इस सिस्टम को हम ये कहेंगे कि ये गैलेक्सी है। जैसे एग्जाम्पल ये है आकाश गंगा, इसका नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आकाश गंगा, या इसे ही हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, जो गैलेक्सी का, मानिए गैलेक्सी में तो बहुत सारे तारे होंगे, उनमें से एक तारा सूर्य है, सन, ठीक है। तो अब आकाश गंगा जो है, आकाश गंगा एक गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हैं और उन तारों में से एक तारा सन है, ठीक है। ठीक है, हम लोग यूनिवर्स देख लिए कि क्या होता है, हमने ये देख लिया गैलेक्सीज क्या है। अब हम ये देखेंगे कि आखिर स्टार क्या है, ठीक है। जैसे स्टार का एग्जांपल क्या है, सन भी एक स्टार है, ठीक है। वो इतना बड़ा, इतना विशाल क्यों दिखता है, क्यों? क्योंकि ये हमारा सबसे, पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा सन है। ये क्वेश्चन आता है कि द स्टार नियरेस्ट टू अर्थ इज, तो आंसर होगा सन, ठीक है। देखिए स्टार्स क्या है, वो समझिए एक तरह से ज्वलनशील गैसेस से बना हुआ एक गोला है, ठीक है। समझिए कि उसमें गैस है, डस्ट है, वो सारों को एक जगह जमा किया हुआ है। जैसे देखिए जब गैसियस और डस्ट पार्टिकल जो है, जो गैसेस और जो डस्ट है, जब गैसेस और डस्ट एक जगह पे समाकर और एक अपना समझिए कि एक इकट्ठा होता है, तो अगर हॉट है और गैस है और डस्ट है,
मतलब ये है कि हॉट गैसियस एंड डस्ट पार्टिकल जब एक जगह जमा होता है तो हम उसे नेबुला के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे नेबुलर थ्योरी में, नेबुलर सिद्धांत में हम लोग इसको आगे देखेंगे। तो नेबुला का मतलब क्या हुआ, हॉट बर्निंग गैसेज एंड डस्ट। अगर मानिए कि वो एक जगह पे किसी कारणवश अगर मानिए कि वो इकट्ठा हुआ है गैलेक्सी में, तो वही स्टार है। दे आर, हाँ, जितना भी वो पार्टिकल है, जितने भी कण है, उसको वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आप को एक जगह जमा किया हुआ है, तो हम उसे कहेंगे कि ये स्टार है। ठीक है, तो तारा का मतलब ये हुआ कि हॉट बर्निंग गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ग्रेविटी, तो हम ये कहेंगे कि ये स्टार है। ठीक, आगे देखिए, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट जो है, स्टार्स जो होता है, स्टार्स के पास अपना लाइट होगा, अपना हीट होगा, मतलब अपना प्रकाश होगा और अपना तापमान होगा, अपना ताप होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्स के पास अपने लाइट होंगे और अपना हीट होगा। ठीक है, वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा विशाल होगा, उनके पास अपना हीट होगा, अपना लाइट होगा। ये जानने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टार्स के पास अपना लाइट होगा और अपना हीट होगा। नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज सन, जो सूर्य है हमारे पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा है, जो सन है, सूर्य है। ठीक है, यह भी जानने वाली बात है कि लाइट टेक्स अप्रॉक्स 8 मिनट 11 सेकेंड टू रीच अर्थ। लाइट का स्पीड क्या होता है, जो प्रकाश का स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होता है। समझिए आप कि हमारा नियरेस्ट स्टार होते हुए भी आप ये न समझिए कि ये हमसे काफी नजदीक है। इसकी जो दूरी है वो अप्रॉक्स 150 मिलियन किलोमीटर है हमसे दूर। ठीक है, हमसे दूर जो सन जो है, भले ही हमारा नजदीकी स्टार है, लेकिन ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। लाइट जो है इस स्पीड से चल के 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से चलने के बाद भी जो हमारे पास मतलब लाइट जो है सूर्य से 8 मिनट 11 सेकेंड में पहुंचता है। ठीक है, आगे देखिए, अब देखें हम लोग कि ठीक है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ से सबसे नजदीकी जो तारा है वो सन है। अच्छा, उसके बाद जो नजदीकी तारा है तो वो कौन सा है, तो वो है हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये नाम याद रखेंगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी, नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार। अब समझिए कि वो कितना नजदीक है कि सन से हमारे पास जो लाइट है वो 8 मिनट 11 सेकेंड में आ रहा है, और प्रोक्सिमा सेंचुरी से जो लाइट है, प्रकाश है, वो पृथ्वी तक आने में 4.3 मतलब 4.3 ईयर्स लग जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये सारा फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स को हिंदी में हम ग्रह बोलते हैं। जैसा हम लोग देखें कि जो स्टार्स है वो हॉट बर्निंग गैसेज एंड डस्ट का बना हुआ है, मतलब कि एकदम बहुत गर्म, मतलब जितना गर्म हम बता भी नहीं सकते उतना गर्म है वो, मतलब गैस और डस्ट का बना हुआ है, और अपने आप को एक जगह जमा करके रखा हुआ है ग्रेविटी के कारण। ठीक है, इसके पास अपना लाइट है, अपना हीट है। किसके बारे में बात हो रहा है, स्टार के बारे में, कि अपना प्रकाश है, अपना तापमान है। लेकिन प्लैनेट्स जो है, समझिए कि वो क्या है, उसके पास न अपना हीट है न अपना लाइट है, वो हमेशा स्टार के लाइट से अपने आप को एनर्जी प्राप्त करता है, या स्टार के लाइट से या स्टार के हीट से। तो जो हमारा अर्थ है, एक प्लैनेट है, उसे एनर्जी, इसके पास अपना हीट लाइट नहीं है, इसे हीट और लाइट कहां से मिल रहा है, सन से मिल रहा है। ठीक है, आगे देखिए सेलेस्टियल बॉडीज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आकाशीय पिंड। इसमें क्या होगा, द सन, मून एंड ऑल दो शाइनिंग इन द नाइट स्काई, मतलब रात के समय आसमान में जो कुछ भी अगर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे तारा हो गया, चांद हो गया, दिन में जो है आपको सन दिखने को मिल गया, वो सारा चीज जो है, अगर हम लोग सारे चीजों को मिलाकर अगर देखेंगे तो उसे हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप आकाश में देखेंगे, जब आप स्काई में देखेंगे, तो बहुत सारे तारों का समूह है, एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता है। पैटर्न को हम हिंदी में ये कह सकते हैं
कि वो एक अलग तरीके का एक नक्शा बनाता है या एक तरीके का वो प्रवृत्ति दिखाता है। मतलब समझिए एग्जाम्पल के तौर पे कि उसने कोई एक डिजाइन सा बना लिया है अपने आप को, कोई मतलब एक अलग व्यवस्थित रूप में अपने आप को वो लोग जमा किए हुए हैं। तो वैसे तारों के समूह को हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल उर्सा मेजर और सप्तऋषि, ये एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे। अगला देखिए, हम लोगों ने यूनिवर्स देख लिया, हम लोगों ने गैलेक्सीज देख लिया, स्टार्स देख लिया, कॉन्स्टेलेशन देख लिए, सेलेस्टियल बॉडीज देख लिया। अब हमें ये देखना है कि सैटेलाइट्स क्या होता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि जो प्लैनेट्स है वो स्टार या सन के अराउंड घूम रहा है। सैटेलाइट क्या होगा, उपग्रह जो होगा वो वैसा हेवेनली बॉडीज है जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो मून है, जो चंद्रमा है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। मतलब कि इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट, मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, जैसे आप देखिए हेवेनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, मतलब जो ग्रह का चारों चक्कर लगाता हो उसे हम सैटेलाइट्स कहते हैं। अब देखिए इसी से डेफिनेशन आया है जो हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी जो लॉन्च होता रहता है, तरह तरह का सैटेलाइट जैसे जीसैट वगैरह जो भी सैटेलाइट लॉन्च होता है, तो वो कर क्या रहा है कि वो एक तरह से आपके पृथ्वी का वो परिक्रमा कर रहा है, वो चारों तरफ वो घूम रहा है, इसीलिए हम उसे सैटेलाइट बोल रहे हैं। लेकिन वो नेचुरल तो है नहीं, हम लोगों ने भेजा है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मतलब कि पृथ्वी का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र प्राकृतिक सैटेलाइट है, उपग्रह है जो मून है। अब मून के बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। डायमीटर जो है इसका जो व्यास है, जो मून का जो व्यास है, चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के एक चौथाई है। ठीक है, इसकी दूरी कितना है, सन जो है हमसे कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर। जो मून है, जो चंद्रमा है, वो हमसे कितना दूर है, 384,400 किलोमीटर। इसे याद रखेंगे आप, 384,400 किलोमीटर। ठीक है, मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मतलब ये हमें पता है कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो वो एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, लगभग 27 दिनों में। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें यह देखना है कि जैसे मून है तो मून का आपको क्या होगा, वो तो गोल है लेकिन हमें एक ही पोर्शन दिखता है और हमेशा सेम ही पोर्शन हमें दिखेगा। कारण ये है क्योंकि वो जितने देर में पृथ्वी का चक्कर लगाता है उतना ही देर में वो अपने ध्रुव पे, अपने एक्सिस पे भी एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, आपको ये बात समझना चाहिए कि जैसे मून है, जो चंद्रमा है, वो दो तरह की गतिविधियां कर रहा है। एक तो दो तरह का उसका मूवमेंट है। एक तो ये है कि वो अपने आप में भी घूम रहा है और अपने आप में घूमते हुए में वो पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है। और दोनों रेवोल्यूशन, मतलब रिवोल्यूशन एंड रोटेशन, मतलब दोनों जो उसका घूमना है पृथ्वी के चारों ओर, अपने ध्रुव पे घूमना, दोनों वो एग्जैक्टली सेम ही टाइम में वो कर लेता है लगभग। इसीलिए क्या है कि हम एक ही पार्ट को देख पाते हैं, पृथ्वी से हम एक ही पार्ट को उसे देख पाते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है, जो मून का, चंद्रमा का 59%, 59% भाग ही पृथ्वी से देखा जा सकता है। जैसे सूर्य से जो प्रकाश है, वो आने में कितना समय लगा रहा था पृथ्वी पर, 8 मिनट 11 सेकंड। इसी तरीके से देखिए मून का जो दूरी है, जो चंद्रमा का दूरी है, वो सूर्य के कंपैरिजन में, मतलब सूर्य के वनिस्पत में, सन के कंपैरिजन में हम ये देखेंगे कि जो सूर्य है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और जो मून है वो 384,400 किलोमीटर है। इसका मतलब यह है कि चंद्रमा सूर्य से नज़दीक है। तो इसका मतलब यह है कि वहां से जो प्रकाश चलेगा चंद्रमा से, उसे आने में कम समय लगेगा। समय कितना लगता है, तो आप ये देखिए 1.3 सेकेंड। ठीक है, ये फैक्ट्स को आप लोग याद रखेंगे।
अगला जो है वो कॉमेट्स। कॉमेट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए कॉमेट्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं धूमकेतु, ठीक है। जैसे देखिए अभी हम लोग बहुत कुछ के बारे में देखें, कुछ हॉट गैसेस का बना हुआ है, कुछ डस्ट का बना हुआ है। हॉट गैसेज और डस्ट का जो बना हुआ है वो स्टार है, जैसे एग्जांपल सन है, ठीक है। इसी तरीके से जो भी हमारे स्काई है, जो भी आकाश है, उसमें और कुछ चीज़ें देखी जाती है। जैसे एक तो हम लोग देख लिए कि सन दिखता है, स्टार दिखता है, मून दिखता है। उसके बाद यह है कि कभी कभी कॉमेट्स भी दिखते हैं। तो कॉमेट्स होता क्या है, तो कॉमेट्स जो है वो फॉर्म्ड मोस्टली ऑफ आइस एंड डस्ट। वो क्या है, बर्फ और धूल का बना हुआ है, और वो क्या है कि सन के चारों ओर घूम रहा है, जिस तरीके से प्लैनेट घूमता है, जिस तरह से ग्रह घूमता है, ठीक है। इसके 3 पार्ट हैं। जो कॉमेट्स है उसका 3 पार्ट है, न्यूक्लियस, नाभिका, दूसरा कोमा और तीसरा टेल, ठीक है। तो जो नाभिका होगा वो क्या है कि रॉक का बना हुआ है, चट्टान का बना हुआ है। और जो जैसे मानिए कि ये न्यूक्लियस है, ये रॉक का बना हुआ है, इसके चारों ओर जो गैसेज मौजूद है, डस्ट पार्टिकल मौजूद है, उसे हम कोमा बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये है कि जब ये कॉमेट, और इसके बाद क्या है कि जब यहां से जब गैस रिलीज होगा, जो रिलीज होकर बाहर की तरफ जा रहा है, तो वो टेल बनाता है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स है, न्यूक्लियस, कोमा, टेल। न्यूक्लियस जो है वो रॉक का बना हुआ है, कोमा जो है जो रॉक वाला जो पार्ट है, जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, उसे जो गैसेस घेरा हुआ है उसे हम लोग कोमा बोल रहे हैं। और जब गैसेस बाहर की तरफ निकलता है तो वो टेल का शेप लेता है, पूंछ का शेप लेता है, तो हम उसे टेल कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये है, इसमें देखिए, इसमें एक चीज जानने वाली ये बात है कि जब भी ये कॉमेट सन के नजदीक आता है, क्योंकि वो सन के अराउंड घूम रहा है, जब वो सन के काफी करीब चला आता है तो क्या होगा कि इसका जो गैसेस पार्टिकल है, जो भी गैस है, वो उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि सूर्य विकिरण के कारण, सोलर रेडिएशन के कारण, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, जो कोमा का साइज है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी गैसेस था वो इवापोरेट कर गया, तो समझिए कि उसको अंदर में फैलने का उसको जगह मिल गया, ठीक है। और उसके बाद ये है कि जैसे कॉमेट्स है, कॉमेट्स के पास, जब कॉमेट सन के पास आएगा तो क्या होगा कि उसके पास टेल्स खिंचा जाएगा। जैसे कोई भी अगर उसमें से पार्टिकल जो है, जब कोई भी पार्टिकल्स अगर, जैसे मानिए कि कॉमेट्स है, सन के करीब आया, जब सूर्य के करीब आएगा तो उसके पास टेल्स, पूंछ डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका कुछ पार्ट को सन की ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये कॉमेट जब सन से दूर हो जाएगा तो वो टेल डिसअपियर हो जाएगा, मतलब वो पूंछ डिसअपियर हो जाएगा। शायद ये बात को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब कॉमेट सन के पास आता है तो टेल बन जाता है, और जब सूर्य से दूर जाता है तो टेल का साइज कम हो जाता है, और अल्टीमेटली वो डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पर जानने वाली बात ये थी कि कॉमेट जो है आइस डस्ट का बना हुआ है, आइस और डस्ट का बना हुआ है, और जो कि क्या है कि सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। इसमें 3 पार्ट है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस रॉक का बना हुआ है, जो नाभिका है वो रॉक का बना हुआ है। कोमा का मतलब क्या हुआ, जो गैसेज उसे घेरे हुए हैं वो कोमा का पार्ट बनाए हुए हैं। जो टेल है, जो पूंछ है, वो कोमा से बाहर वाला पार्ट टेल है। टेल बनता कब है, टेल का साइज बढ़ता कब है, तो ये पता चलेगा जब वो सूर्य के नजदीक जाएगा तो टेल का साइज बढ़ेगा, जब उससे दूर जाएगा तो टेल का साइज कम हो जाएगा, पूंछ का साइज, ठीक है। देखिए अगला टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें हैं जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है, हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं। मेटियोरॉइड्स, मेटियोर एंड मेटियोराइट्स, ठीक है। ये तीनों चीज़ काफ़ी आसान भी है, हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। उससे पहले हम एस्टेरॉइड्स को देख लेते हैं, ठीक है। जो एस्टेरॉइड्स है जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसे हम लोग माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। मतलब यह है कि प्लैनेट्स का टूटा फूटा पार्ट जो है वो क्या है कि कहीं पर जमा होकर वो घूम रहा है,
सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो हम उसे एस्टेरॉयड की गिनती में करेंगे। तो मतलब यह है कि एस्टेरॉयड जो है वो रॉक्स का बना हुआ है, वो प्लैनेट्स का डेब्रिस है, मतलब उसका बचा हुआ टूटा फूटा पार्ट है। ठीक है, ऐसा चीज जो है जो एस्टेरॉयड है वो स्पेशली कहां पर देखने को मिलता है, उसकी एक बेल्ट है, पट्टी है, जो पट्टी है जो जहां पर एस्टेरॉयड देखने को मिलता है। तो आप खास करके जब हम लोग प्लैनेट देखेंगे, जब हम लोग ये देखेंगे, ग्रह को देखेंगे, तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि जहां पर मार्स और जुपिटर पाए जाते हैं, जहां पर मार्स और जुपिटर है, मार्स और जुपिटर दोनों के बीच में ही आपको एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि कहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलता है, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलता है। ये क्या चीज का बना हुआ होता है, तो ये रॉक का बना हुआ होता है। ठीक है, ये बचा हुआ पार्ट है प्लैनेट्स का, या टूटा फूटा पार्ट है प्लैनेट्स का, ग्रह का। आगे बस एक चीज हम लोग देखते हैं कि मेटियोरॉइड्स, मेटियोर और मेटियोराइट्स, तीन चीजें क्या क्या है। ठीक, देखना है कि तीनों चीजें में अंतर क्या है, मेटियोर, मेटियोराइट एंड मेटियोराइट्स। इसका हिंदी जो है अगले स्लाइड में दिया हुआ है, मेटियोर, मेटियोराइट एंड मेटियोराइट। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि मेटियोरॉइड्स जो है वो स्पेस में क्या है कि आप समझ सकते हैं कि एक तरह से स्पेस रॉक का काम कर रहा है, जो टूटा फूटा पार्ट है। जिस तरीके से एस्टेरॉयड्स था उसी तरीके से मेटियोरॉइड्स है, रॉक का बना हुआ है। ठीक है, तो मेटियोरॉइड्स हो गया। लेकिन मेटियोरॉइड्स जो है, जब अगर मानिए स्पेस में है, जब वो अंतरिक्ष में है, तो वो मेटियोरॉइड्स के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, ये रॉक का बना हुआ है, ये टूटा फूटा पार्ट है। जिस तरीके से एस्टेरॉयड है उसी तरीके से ये भी टूटा फूटा पार्ट है। लेकिन इसकी कोई एक पट्टी नहीं है कि कहां पर देखने को मिलता है। एस्टेरॉयड्स जैसे है, एस्टेरॉयड्स आप स्पेशली, मेटियोरॉइड्स जो है एस्टेरॉयड से छोटा छोटा पार्ट भी होता है, लेकिन जो एस्टेरॉयड्स है वो किसी एक विशेष स्थान पर पाया जाता है, ये विशेष पट्टी में पाया जाता है जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। लेकिन मेटियोराइट्स कहीं भी पाया जाएगा। मेटियोराइट्स जो है वो रॉक का बना हुआ है, वो अर्थ का टूटा हुआ, या अर्थ कह लीजिए या प्लैनेट कह लीजिए, प्लैनेट्स का ये टूटा हुआ पार्ट है जो रिवॉल्व कर रहा है। तो जब तक वो स्पेस में है उसे मेटियोराइट्स के नाम से जान रहे हैं। जब वो एटमॉस्फेयर में घुसने की कोशिश कर रहा है, जब वायुमंडल में वो घुस रहा है, जब वो वायुमंडल में घुसा, तो इसका मतलब ये है कि वायुमंडल में जब आ गया तो हम उसे मेटियोर कहते हैं। और जब वायुमंडल में आएगा तो उसे एयर के प्रेशर से सामना करना पड़ेगा, वायु दाब से सामना करना पड़ेगा और फ्रिक्शन से सामना करना पड़ेगा, मतलब घर्षण। यहां पर दोनों चीज को सामना करना पड़ेगा। तो यूजुअली क्या होता है, अधिकांश समय ऐसा होता है कि जो मेटियोराइड्स जैसे ही एटमॉस्फेयर में आया तो उसे हम मेटियोर कहने लगे और वहां पर वो जल जाता है। तो कभी कभी आकाश में क्या होगा, फ्लैश ऑफ लाइट, अगर मानिए कि प्रकाश आपको देखने को मिल रहा है तो आप समझिए कि वो मेटियोर जल रहा है। ठीक है, अगर मानिए कि वो जलता नहीं है, वो सरवाइव करता हुआ, बचता हुआ अगर जमीन पर आग गिरता है तो हम उसे मेटियोराइट कहते हैं। ये तीनों के बीच में आप डिफरेंस को समझ गए होंगे। देखिए, एस्टेरॉयड्स और मेटियोराइट्स में यही फर्क है ना कि एस्टेरॉयड्स जो है स्मॉल ग्रेन साइज का भी हो सकता है, लेकिन मेटियोराइट्स जो है स्मॉल ग्रेन साइज का भी हो सकता है। एस्टेरॉयड जो है थोड़ा मेटियोराइट से बड़ा होता है। आज का हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे मेजरमेंट यूनिट ऑफ स्पेस। ठीक है, ये ऐसे हम लोग साइंस में भी देखते हैं, लेकिन फिर भी जब हम कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे अंतरिक्ष की माप इकाइयाँ। जैसे आपको ये पता है कि जो हमारा सूर्य है, जो सन है, वो अर्थ से काफ़ी दूर है, तो हम इसे मीटर में, किलोमीटर में बताने के बजाय एक बड़ा यूनिट में बताएं तो अच्छा होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि बड़ा बड़ा यूनिट हमारे पास, जैसे जो बड़े लेंथ को दर्शाता हो, ऐसा एक यूनिट डेवलप किया गया। तो जैसा ये है कि एक यूनिट का नाम है लाइट ईयर, लाइट ईयर जिसे हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। इसकी डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब यह है कि जब जो प्रकाश है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वैक्यूम में
एक साल में कितना दूरी तय करता है उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। मतलब यह है कि प्रकाश के द्वारा एक साल में कितना दूरी तय किया गया हो वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब क्या होगा, जहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब वैसा वॉल्यूम जिसमें कुछ भी नहीं है, एयर मास कुछ भी नहीं है। वैक्यूम का मतलब ये होगा कि वैसा वॉल्यूम, वैसा द्रव्यमान जिसमें कुछ भी ना हो उसे वैक्यूम कहेंगे। क्योंकि अगर मानिए यहाँ पर कुछ मीडियम होगा तो मीडियम अलग अलग स्पीड देता है, अलग अलग गति देता है। तो ये मान के चला जा रहा है कि लाइट जो है अपने गति से वैक्यूम में, मतलब उसको प्रभावित करने वाला कोई भी साधन ना हो, वैक्यूम में एक साल में जितनी दूरी को तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और ये आपको याद रखना जरूरी है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, अगला यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे हम लोग खगोलीय इकाई कह सकते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए कि अर्थ और सन, पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसतन दूरी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। इसका डाटा आपको याद रखना है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 किलोमीटर। तो आप एक चीज देखिए, लाइट ईयर से छोटा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि इसमें 10⁻12 है, इसमें 10⁻11 है। ठीक है, आगे देखिए पार्सेक, डिस्टेंस टू अ स्टार दैट सस्टेन्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क लेंथ ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे हम ऐसे समझेंगे कि कोई आर्क लेंथ है, कोई आर्क है जिसका लेंथ जो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये वाला। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो वो कितना दूरी पे 1 डिग्री का एंगल बनाएगा, वो कितना दूरी पे 1 डिग्री का एंगल बना, 1 सेकेंड का एंगल बनाएगा, वो कितना दूरी पे 1 सेकेंड का एंगल बनाएगा। हम इसी दूरी को पार्सेक्स के नाम से जानते हैं। और पार्सेक का जो मतलब वैल्यू है, जो मान है, वो 3.086 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। मतलब ये हुआ, देखिए ये यहाँ पे आपको 2 डाटा याद रखना है कि 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 3.086 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर में भी याद रखना है और लाइट ईयर के टर्म्स में भी याद रखना है, प्रकाश वर्ष जो शुरू वाला है, कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। यहाँ पर एक चीज और याद रखने वाली है कि सबसे बड़ा यूनिट ये तीनों में कौन सा है, तो पार्सेक है। सबसे छोटा यूनिट इन तीनों में कौन सा है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। हमारे तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, बेहतर से बेहतर फैक्ट्स उपलब्ध कराया जाए, ताकि आप जब एग्जामिनेशन में जाएं तो आप एक कंफर्टेबल मोड में हो और आप अपनी एक सीट को सुनिश्चित कर पाएँ। ऐसा हम लोग इसलिए प्रयास कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि हम अपने प्रयास में सफल होकर रहेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं पर हम आप लोगों से सी ऑफ करते हैं। धन्यवाद।